हेलो दोस्तों, एनडीसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत के सामान्य परिचय की अगर हम बात करते हैं तो हमने भारत का अक्षांश विस्तार है, देशांतर विस्तार है, भारत का क्षेत्रफल है, इसके बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके साथ साथ में हमने भारत से क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अध्ययन कर लिया था। तो भारत का सामान्य परिचय था, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। भारत का सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय में भारत का क्षेत्रफल हो गया था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के सामान्य परिचय के अंदर। तो भारत का ये जो नॉर्मल मानचित्र है, अगर हम भारत के बात करते हैं तो भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां बड़ा देश है। भारत से अगर बड़े देशों की बात करें तो हमने भारत से बड़े देशों की बात की थी, जिसमें सबसे बड़ा देश विश्व का रूस था, उसके बाद में कनाडा, फिर चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। इस प्रकार से हमने भारत से बड़े विश्व के देशों के बारे में चर्चा की थी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत का अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार था, उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। तो विश्व के मानचित्र के ऊपर हमने देखा कि भारत है वो विश्व मानचित्र पर कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। विश्व मानचित्र पर भारत कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। हम यहाँ पे भारतीय भूखंड की बात करते हैं तो हमने भारतीय भूखंड के सामान्य परिचय के अंदर भारत में उत्तर से पश्चिम तथा पूर्व से उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम गलियारा है, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि कौन सा इसका पूर्वी बिंदु है, कौन सा इसका पश्चिमी बिंदु है। अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि भारत जो महादेश है, भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के जो स्थान थे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो लद्दाख में स्थित है, वो है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? लद्दाख में स्थित इंदिरा पॉइंट है। और सबसे दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे दक्षिण में स्थित है वो है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिण में स्थित भारत का बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है, जिसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। जिसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो सरक्रिक जो कि गुजरात में है। यहाँ पर स्थित जो गौर माता है जो कहाँ का है? गुजरात का। यह है अपने भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। इसके बाद में हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है, वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ये भारत के 4 प्रमुख बिंदु थे। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को किसके नाम से भी जाना जाता है? केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में सरक्रिक में स्थित गौर माता है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है अपने देश का। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख आजकल नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इस केंद्र शासित प्रदेश में है और इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश के पास में स्थित कौन सा है? किबिथु है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की, अगर हम बात करते हैं पूरी जो मुख्य भूमि के अलावा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कौन से खाड़ी में स्थित है? इधर कौन सी खाड़ी है? इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। इधर है अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। नीचे की तरफ है हिंद महासागर।
इधर है श्रीलंका, जो भारत का निकटतम द्वीपीय देश है। अब हम बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु, वो यहाँ पर है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसका अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट 45 सेकंड है। अक्षांश विस्तार के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है, और यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। ऐसे ही इधर हमने अध्ययन किया था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत फैला हुआ है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? केबितु है। सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु कौन सा है? गुजरात के सरखरीक में स्थित गौ माता है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो लद्दाख में स्थित इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो कौन सा है? मुख्य भूमिका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का दूसरा नाम है केप कोरिन, और केप कोरिन कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है हिंद महासागर में भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट। इसे हम पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बाद में अगर हम बात करते हैं तो भारत है वो स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो स्थलीय एवं जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं बनाता है। इससे पहले हम अध्ययन करेंगे कि भारत के प्रमुख पड़ोसी देश कौन से हैं। अगर विश्व मानचित्र पर हमने देखा है तो हमने देखा है कि जो भारत है वो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करते हैं, तो हम सबसे पहले लेते हैं पश्चिम की तरफ। भारत में जो देश है, भारत के पश्चिम दिशा में स्थित जो देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान है। भारत का सबसे निकटतम पश्चिम दिशा की ओर स्थित जो देश है वो कौन सा है? वो देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। इसके ऊपर की तरफ जो देश है वो है अफगानिस्तान। ऊपर की तरफ जो देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो देश है वो कौन सा है? वो है चाइना। जस्ट ऊपर की तरफ भारत के जो देश है वो कौन सा है? चाइना। इसके अलावा यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है? नेपाल है। नेपाल के बाद में जो देश आता है वो कौन सा है? भूटान है। तो यहाँ पर कौन सा देश है भारत का निकटतम पड़ोसी देश? नेपाल। यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है? भूटान है। यहाँ पर नीचे की तरफ जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। इधर जो देश स्थित है वो कौन सा है? म्यांमार है। इधर जो देश है वो कौन सा है? श्रीलंका है। इधर कौन सी खाड़ी है? इधर है बंगाल की खाड़ी। इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? इसके पश्चिम में है अरब सागर। इसके दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और इधर कौन सा द्वीप समूह स्थित है? वो द्वीप समूह है लक्षद्वीप। वो कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। तो ये अपने देश के पड़ोसी देश हैं जिनमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। और अगर हम देखें तो भारत है इसे प्रायद्वीपीय, इसका दक्षिण भाग प्रायद्वीपीय है जो तीनों ओर से। इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा क्षेत्र है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण में कौन सा भाग स्थित है? दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। लक्षद्वीप इसके पश्चिम में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इसके पूर्व में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बंगाल की खाड़ी
बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर, इन तीनों का संगम बिंदु कौन सा है भारतीय मुख्य भूमि का? तो वो कौन सा है? केप केमोरिन यानी कि कन्याकुमारी है। केप केमोरिन कन्याकुमारी ये दक्षिणतम बिंदु है भारत का, जो इन तीनों स्थानों को, वो बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, इन तीनों को एक संगम पर जोड़ने का कार्य करता है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर को, तीनों को एक संगम पर जोड़ने का कार्य कौन सा बिंदु करता है? केप केमोरिन करता है, जिससे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम भारत के विस्तार की बात करते हैं तो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। 3214 कितने किलोमीटर है? 3214, 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है किसकी? भारत की। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई। पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं भारत की, तो वो है 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व की से पश्चिम की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए, तो उसमें भी यानी कि आपके उत्तर से दक्षिण की लंबाई दे दी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई दे दी, और उपयुक्त में से कोई नहीं, और इनमें से कौन सा, जैसे मान लीजिए कि तीनों की अलग अलग लंबाइयाँ यहाँ पे दे देंगे और कौन सी भारत के उत्तर से दक्षिण के संदर्भ में सही है। अब उसमें 3214 की जगह 3124 भी दे सकते हैं, तो ये भी अपने दिमाग में, क्योंकि ये तीनों संख्या रखेगा अगला, तो उनको क्या कर देगा? कंफ्यूज कर देगा, और अपन का यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है, इसके विस्तार का अंतर कितना है? तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? इन दोनों के मध्य अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो है 281 किलोमीटर का। कितना है? 281 किलोमीटर का। 4 में से 3 गए, 1, 281 किलोमीटर। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत की जो लंबाई और चौड़ाई है, इसके मध्य में कितनी दूरी का डिफरेंस है, तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। इन दोनों की लंबाई के मध्य की दूरी का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करते हैं तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर है। और इन दोनों की मध्य की दूरी में जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर का है। इन दोनों की दूरी में जो अंतर है वो कितना है? 43 किलोमीटर का है। तो इस प्रकार से भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के तो भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत के प्रशासनिक स्वरूप की। तो भारत के प्रशासनिक स्वरूप से पहले हम बात करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की या भारत की जलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भारत की जो चारों तरफ की परिधि है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थलीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा। इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक स्थलीय सीमा, एक जलीय सीमा, और दूसरी स्थलीय सीमा।
भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है जलीय सीमा और दूसरी है स्थलीय सीमा। क्योंकि भारत है ये हिंद महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित है, भारत है वो जलीय सीमा भी बनाता है और भारत वो स्थलीय सीमा भी बनाता है। तो भारत जलीय सीमा कहाँ कहाँ पर बनाता है और भारत स्थलीय सीमा कहाँ कहाँ पर बनाता है, इसके बारे में भी हम अब अध्ययन करेंगे। तो भारत जिसे प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है, भारत की अगर हम जहाँ तक बात करते हैं तो भारत को एक प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की लंबाई की बात करते हैं तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य जो भूमि है भारत की, मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और द्वीप समूह है उनकी सीमा की लंबाई 1416.5 किलोमीटर है। उनकी लंबाई कितनी है? 1416.5 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई, इस प्रकार भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई है वो है 7516.5 किलोमीटर। यानी कि भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? भारत की समुद्र तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। इनमें से मुख्य भूमि की जो दूरी है वो 6100 किलोमीटर है और द्वीप समूह की जो दूरी है वो कितनी है तटीय सीमा की? 1416.5 किलोमीटर है। और इसके अलावा कुल जलीय सीमा की बात करते हैं तो कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल जलीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं तो भारत की जलीय सीमा की, तो भारत की जलीय सीमा है इसमें द्वीप समूह की सीमाओं को शामिल किया जाता है। द्वीप समूह जो एक पूर्व में स्थित द्वीप समूह वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और पश्चिम की तरफ अरब सागर में, यानी कि ये जो द्वीप समूह स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इधर वाला द्वीप समूह ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है अरब सागर में। ये कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और नीचे कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अरब सागर में स्थित जो केरल के समकक्ष, केरल के समांतर जो द्वीप समूह स्थित है वो द्वीप समूह कौन सा है? वो द्वीप समूह है लक्षद्वीप। वो द्वीप समूह कौन सा है? वो द्वीप समूह है लक्षद्वीप। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है इस पर भारत के 9 राज्य स्थित हैं। इस पर भारत के कितने 9 राज्य स्थित हैं? 9 राज्य। ऊपर ही ऊपर जो राज्य स्थित है वो है गुजरात। गुजरात के बाद में यहाँ पर जो राज्य स्थित है वो है महाराष्ट्र। भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? तो भारतीय तटीय सीमा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य स्थित हैं? 9 राज्य स्थित हैं। अगर हम भारत के पश्चिम तट की बात करते हैं, पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात। पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों में पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक और 5वां है केरल। ये सभी जो राज्य हैं वो भारत की जो पश्चिम तटीय सीमा है उसके ऊपर स्थित है, पश्चिमी तटीय जलीय सीमा पर। अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो पूर्वी तट पर स्थित जो राज्य हैं उनकी संख्या की अगर हम बात करते हैं तो उनमें पहला है पश्चिम बंगाल। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। इस प्रकार 4 पूर्वी राज्य और 5 पश्चिमी जो तटीय राज्य हैं ये कुल मिलाकर के ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो सबसे पहला राज्य जो पूर्व में स्टार्ट होता है वो है गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र, यहाँ पे एक छोटा सा राज्य जिसका नाम है गोवा। गोवा के बाद में अगला राज्य है कर्नाटक। अगला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में अगला राज्य कौन सा है? केरल है।
केरल के बाद में अगला राज्य कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, जो पूर्वी तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के बाद में अगला राज्य कौन सा है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में अगला राज्य कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश। अगला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद में अंतिम जो नीचे की तरफ राज्य है वो कौन सा है, तमिलनाडु है। इस प्रकार से ये जो 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य हैं वो भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है वो बनाते हैं। ये जो 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है उसकी 6100 किलोमीटर की दूरी का वहन करते हैं। यानी कि भारत की मुख्य भूमि की जो समुद्र तटीय सीमा की लंबाई जो 6100 किलोमीटर है, उस 6100 किलोमीटर की समुद्र तटीय सीमा पर ये 9 राज्य स्थित हैं, जिनमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ये सभी 5 राज्य हैं वो भारत की जो पश्चिमी समुद्र तटीय सीमा इसके ऊपर स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये 4 राज्य हैं, ये भारत की पूर्वी समुद्र तटीय सीमा है इसके ऊपर स्थित हैं। इस प्रकार 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ये भारत की समुद्र तटीय सीमा है उसको वहन करते हैं। इनमें एक है लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है केंद्र शासित प्रदेशों में, और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे हम भारत की समुद्र तटीय सीमा की बात करते हैं। तो भारत की समुद्र तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, द्वीपों सहित 1416.5 किलोमीटर और जोड़ के टोटल कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.5 किलोमीटर है। इसमें पश्चिम तट पर स्थित राज्यों के बारे में हमने अध्ययन किया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तटीय राज्यों की बात करते हैं तो इनमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इस प्रकार ये सभी राज्य हैं वो भारत की समुद्र तटीय सीमा है इसके ऊपर स्थित है। अब हम बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा का महत्व क्या है। अगर हम बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की, तो जलीय सीमा जिसकी लंबाई हमने 7516.5 किलोमीटर 7516.5 किलोमीटर जो लंबी जलीय सीमा है, इस जलीय सीमा के बारे में अध्ययन किया। हमने पाया कि इसमें से जो 2 द्वीप समूह है वो भी 1416.5 किलोमीटर जो भारत की समुद्र तटीय सीमा है उसका वहन करते हैं। अब इसमें हम अध्ययन करेंगे कि भारत में सबसे बड़ी जो जलीय सीमा है वो कौन सा राज्य बनाता है। तो सबसे बड़ी जलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी जलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है गुजरात। सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात बनाता है, जो 1416 किलोमीटर की बनाता है। भारत में सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात बनाता है, 1416 किलोमीटर। द्वीप समूह में बात करते हैं तो सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन बनाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे छोटी जलीय सीमा की बात करते हैं तो गोवा है सबसे छोटी जलीय सीमा। सबसे छोटी जलीय सीमा की बात करते हैं तो कौन सा है, गोवा राज्य, जिसकी 101 किलोमीटर जलीय सीमा है। यानी कि सबसे छोटी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे छोटी जलीय सीमा है वो गुजरात राज्य बनाता है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, गुजरात की हम बात करते हैं उसकी लंबाई कितनी है, 1416 किलोमीटर। सबसे छोटी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। और गोवा की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 101 किलोमीटर है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य, दूसरी सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य। तो दूसरी सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो दूसरी सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, जिसे सीमांध्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, जो सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश है, जिसे सीमांध्र के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे बड़ी सीमा
जलीय सीमा गुजरात के साथ में लगती है। सबसे छोटी जलीय सीमा गोवा के साथ में लगती है। दूसरी जलीय सीमा राज्यों में जो बड़ी लगती है वो आंध्र प्रदेश के सामने लगती है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाने वाला जो क्षेत्र वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो भारत की 7,516.5 किलोमीटर लंबी समुद्र तटीय सीमा है, भारत की 7,516 किलोमीटर 7,516.6 किलोमीटर लंबी जो समुद्र तटीय सीमा है, ये समुद्र तटीय सीमा है, इसका भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय जो परिवहन है इसमें विशेष योगदान है, क्योंकि भारतीय जो समुद्र तटीय सीमा है इस पर 13 प्रमुख या मुख्य पतन, 13 प्रमुख या मुख्य पतन तथा एक 200 से अधिक गौण पतन स्थित है, यानी कि छोटे पतन स्थित है। समुद्र तटीय सीमा की जो इतनी लंबाई है, इतनी बड़ी समुद्र तटीय सीमा की लंबाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है कि इस समुद्र तटीय सीमा के ऊपर 13 प्रमुख पतन तथा 200 से अधिक गौण पतन स्थित हैं। 13 प्रमुख पतन जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय पतन भी बोल सकते हैं, यानी कि वो विश्व के दूसरे देशों के साथ में भारत के लिए परिवहन का कार्य करते हैं। इन 13 प्रमुख पतनों में बात करते हैं तो पहला पतन है कांडला पतन। पहला पतन कौन सा है, कांडला पतन। ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। दूसरा जो पतन है कांडला पतन की बात करते हैं, ये भारत का एकमात्र मुक्त व्यापार बंदरगाह है। मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है, कांडला पतन, जो गुजरात में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान के सबसे नज़दीक स्थित पतन भी ये है। राजस्थान के सबसे निकट स्थित पतन कौन सा है, कांडला पतन। एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान कौन से पतन के पृष्ठ प्रदेश में स्थित है। राजस्थान भारत के कौन से पतन के पृष्ठ प्रदेश में स्थित है, तो वो पतन कौन सा है, वो कांडला पतन है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा पतन है, वो है मुंबई पतन। दूसरा पतन है उसकी बात करते हैं, वो है मुंबई पतन। मुंबई पतन है, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो मुंबई पतन है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई पतन है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा पतन है, भारत का सबसे बड़ा पतन। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पतन है वो है मुंबई पतन। इसके बाद में तीसरा पतन है JLN या नाहवा सेवा पतन। JLN या नाहवा सेवा पतन, और ये कहाँ पे स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। JLN या नाहवा सेवा पतन ये कहाँ पे स्थित है, मुंबई में पतन स्थित है। ये JLN का पुराना नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन। JLN का पूरा मतलब है जवाहरलाल नेहरू पतन, जिसे नाहवा सेवा पतन के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में। और मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। आपको पता होना चाहिए कि कांडला पतन है, इसका निर्माण भी मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। चौथा पतन है मारमागाओ पतन। चौथा पतन कौन सा है, मारमागाओ पतन। और मारमागाओ पतन है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है, गोवा राज्य में स्थित है। मारमागाओ पतन कौन से राज्य में स्थित है, गोवा में स्थित है। पांचवा जो पतन है वो पतन है न्यू मंगलोर पतन। न्यू मंगलोर पतन। न्यू मंगलोर पतन की बात करते हैं तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। न्यू मंगलोर पतन है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं छठवां पतन, तो छठवां पतन है कोचीन पतन। कोचीन पतन है वो केरल राज्य में स्थित है। कोचीन पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और पूर्णामदा कयाल के मुहाने पर स्थित है। पूर्णामदा जो कयाल, पूर्णामदा कयाल के मुहाने पर स्थित है। कयाल किससे कहते हैं, कयाल क्या होती है, तो कयाल की अगर हम बात करते हैं, कयाल की अगर हम बात करते हैं तो केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो झीलें पाई जाती है, केरल के समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो झील पाई जाती है, इन सब तटीय झीलों में
समुद्र तटीय जो झील होती है इसे क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। और जो कोच्चिपतन है ये केरल में स्थित है, और ये कौन सी कयाल के मुहाने पर स्थित है, तो ये पुन्नामदा जो कयाल है उसके मुहाने पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन को क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है, कौन सा बंदरगाह है, कोची नगर, कोची शहर या कोचीन है, ये भारत का, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 6 पतन हैं ये भारत के पश्चिमी जो तटीय राज्य हैं उनमें स्थित हैं। 7वां पतन है वो है कोलकाता पतन। 7वां पतन है वो कौन सा है, कोलकाता पतन। कोलकाता पतन की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता पतन कौन से राज्य में स्थित है, कोलकाता पतन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित। कोलकाता पतन कौन से राज्य में स्थित है, तो कोलकाता पतन है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 8वें नंबर पे है हल्दिया पतन। हल्दिया पतन की अगर हम बात करते हैं तो हल्दिया पतन है ये भी कौन से राज्य में स्थित है, ये भी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम नोए पतन की बात करते हैं तो नौवां पतन है वो है पारादीप पतन। नौवां पतन कौन सा है, पारादीप पतन है। पारादीप पतन की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन से राज्य में स्थित है, पारादीप पतन है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 10वां पतन है वो है विशाखापट्टनम। 10वां पतन कौन सा है, विशाखापट्टनम। कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो ये कौन से राज्य में स्थित है, ये सीमांध्र यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, सीमांध्र यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। 11वें पतन की अगर हम बात करते हैं तो 11वां पतन है वो है चेन्नई पतन। 11वां पतन है वो कौन सा है, चेन्नई पतन है। चेन्नई पतन की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है, चेन्नई पतन है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई पतन है वो कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु राज्य में स्थित चेन्नई है। इस पतन का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा 1859 में करवाया गया था। तो ये भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा पतन तो कौन सा है, मुंबई पतन है। सबसे बड़ा पतन कौन सा है, मुंबई पतन है। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन पूछा जाए तो भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन है वो है चेन्नई पतन। चेन्नई पतन कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कब करवाया गया था, इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था 1859 में। इसके बाद में 12 नंबर पे जो पतन है वो है एन्नोर पतन। 12 नंबर पे जो पतन है वो कौन सा है, एन्नोर पतन। एन्नोर पतन है ये कौन से राज्य में स्थित है, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण जो चेन्नई पतन है इस पतन का दबाव कम करने के लिए करवाया गया था। इसके अलावा दक्षिण में स्थित जो पतन है वो पतन है तूतीकोरिन पतन। कौन सा पतन है, तूतीकोरिन पतन। तूतीकोरिन पतन है, इस पतन का निर्माण है वो भी दक्षिण जो भारतीय राज्य है, दक्षिण जो छोर है, इस पर व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए करवाया गया। इस प्रकार भारत की जो जलीय सीमा है इस जलीय सीमा पर 13 प्रमुख या मुख्य पतन स्थित हैं जिनसे भारत के द्वारा 95% भार, 95% नौभार तथा 70% मूल्य के रूप में व्यापार का परिवहन किया जाता है। यानी कि भारत की ये जो समुद्र तटीय सीमा है इस समुद्र तटीय सीमा पर ये जो 13 प्रमुख पतन हैं इन 13 प्रमुख पतनों से भारत के द्वारा कितने प्रतिशत भार और कितने प्रतिशत मूल्य के रूप में व्यापार का परिवहन किया जाता है, तो 95% नौभार के रूप में और 70% मूल्य के रूप में व्यापार का परिवहन है वो इन समुद्री मार्गों से किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो जलीय सीमा है इस जलीय सीमा का भारत के विदेशी व्यापार में विशेष महत्व है। इसके अलावा यह समुद्री जल मार्गों के माध्यम से इतनी लंबी जो समुद्र तटीय सीमा है जो गुजरात से प्रारंभ होती है और गुजरात से प्रारंभ होने वाली ये समुद्र तटीय सीमा जो संपूर्ण भारत के दक्षिण क्षेत्र को प्रायद्वीपीय क्षेत्र को जोड़ते हुए पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है, जिसकी मुख्य सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और इसके अलावा द्वीपों की लंबाई 7500 16.5 किलोमीटर है। ये इस
जलीय सीमा का भारत के लिए काफ़ी महत्व है। इसके बाद में अगली जो स्थलीय सीमा है इसके बारे में हम नेक्स्ट जो अपना वीडियो है इसके अंदर अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।